माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं, इसलिए हर स्तर पर महिलाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी टीवी के सरकार महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के मामले में एक अग्रणी राज्य सरकार रही है कि तमिलनाडु विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि आगामी लोकसभा आम चुनाव और उसके बाद के विधानसभा आम चुनावों में महिलाओं को 1/3 सीटों के आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पर ध्यान दें। ये तो हमारे अपने परिवार की बात है और ये हमारे अपने घर की बात है। हमारी आदरणीय दादी माँ, हमारी प्यारी माँ, हमारी बड़ी बहन और हमारी छोटी बहन के विषय में एक विशेष प्रस्ताव। इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ कहने के लिए और उन सभी लोगों की ओर से अपनी बात रखने के लिए मैं अपने अंतर्मन की गहराइयों से, अपने पूरे दिल और रूह से ये बात कह रहा हूँ। इससे पूर्व इस महान विजय को जो सम्मान और जो स्थान प्राप्त हुआ था, इससे पहले इस विजय को जो जगह मिली थी और आज इस विजय को जो जगह मिली है, उसका सबसे बड़ा कारण मेरी दादी, माँ और बहनें ही हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वे ही सबसे बड़ा कारण है। उसी कृतज्ञता और वफादारी की भावना के साथ मैं आज यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ। कुछ लोग सोच सकते हैं कि बहुत सारा पैसा होने से, किसी घर का या बड़ी अर्थव्यवस्था होने से किसी देश का नाम बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी घर या देश का नाम वास्तव में कब बड़ा होता है? जब उस घर की महिलाएं व्यक्तिगत रूप से समाज में ऊपर उठती हैं, तभी पूरे समाज को बड़ा नाम मिलता है। हमारी तमिलनाडु की धरती पर संगम काल से लेकर आज तक ऐसी कई महिला हस्तियां रही हैं जो एक बड़ी पहचान है। संगम काल की हस्तियां जैसे ओवैयार, काक्कई पादिनियार और साहित्य में अपनी पहचान बनाने वाली कन्नगी, मणिमेकलई, कुंडलकेसी, आंडाल, कारेक्काल, अम्मैयार जैसी महिलाएं अध्यात्म और साहित्य में ऊंचे स्थान पर हैं। रानी वेलु नचियार, कुइली, अंबुजम अम्मल, रुक्मिणी, लक्ष्मीपति अम्मल, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, अंजलि अम्मल, जनसेवक अंजलि अम्मल, ये सभी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही हैं। तमिलनाडु की पावन धरती पर ऐसी कई महान महिला हस्तियां रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास से लेकर सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई तक तमिलनाडु की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, न्याय, प्रशासन और तकनीक जैसे हर क्षेत्र में आज तमिलनाडु की महिलाओं का अतुलनीय योगदान है और इस सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ऐसी हमारे घर की महिलाओं को राजनीति में भी आगे बढ़ने का रास्ता देना चाहिए। उन्हें उचित आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं समझनी चाहिए। यह सामाजिक न्याय और संविधान से जुड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं, इसलिए हर स्तर पर महिलाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारा संविधान भी उन्हें बराबरी का अधिकार देता है। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कहीं अधिक है। मतदान के मामले में भी वे पुरुषों से काफी आगे निकल चुकी हैं। लेकिन राजनीति में भागीदारी की बात करें तो 2021 की विधानसभा में केवल 12 महिलाएं ही पहुंच पाई थीं। अगर हम वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो वर्ष 2026 की इस नवनिर्वाचित विधानसभा के भीतर कुल मिलाकर 23 महिला सदस्य मौजूद हैं। ये संख्या दोगुनी हो गई है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से इसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने साल 2023 में लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य करते हुए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 28 सितंबर 2023 को पारित किया, जो 16 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया गया है कि सीटों के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था आगामी जनगणना और उसके ठीक बाद संपन्न होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही पूर्ण रूप से धरातल पर लागू हो पाएगी।
साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026 के दौरान 131वां संविधान संशोधन विधेयक और वर्ष 2026 का परिसीमन विधेयक संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया, किंतु 17 अप्रैल 2026 की तारीख को सदन के 2/3 सदस्यों का आवश्यक समर्थन प्राप्त न हो पाने की वजह से यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने में विफल रहा। इस प्रकार से देखा जाए तो जनगणना की प्रक्रिया और परिसीमन के कार्य के साथ महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को जोड़ देने से इसे धरातल पर लागू करने की प्रक्रिया में कई और वर्षों का लंबा विलंब हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संसद और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण संबंधी जो ऐतिहासिक कानून हमने पारित किया था, उसे धरातल पर उतारने में जो अनावश्यक देरी हो रही है, उसके चलते उस कानून को पारित करने का जो मूल उद्देश्य था वह आज भी अधूरा ही बना हुआ है और इस तरह से कीमती समय निरंतर बीतता जा रहा है। यह महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को नकारने जैसा है। इसलिए महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के साथ जोड़कर टाला नहीं जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार से पुरजोर आग्रह करती है कि इस आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी टीवी के सरकार महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के मामले में एक अग्रणी राज्य सरकार रही है। यहाँ हमारी सरकार में 4 महिला मंत्री मौजूद हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंगापेन नाम की एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर टीवी के सरकार पूरी तरह से सतर्क है और भविष्य में भी रहेगी। स्थानीय निकायों में महिलाओं को मिलने वाले 50% आरक्षण के कारण आज हजारों महिलाएं सफलतापूर्वक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं और उनके नेतृत्व के बेहतरीन गुण भी पूरी तरह से साबित हुए हैं। इसी तरह महिलाओं की इस सफलता को विधानसभा और संसद तक ले जाने का समय आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस गरिमामयी सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से पुरजोर आग्रह करना चाहता हूं कि देश की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान को बिना किसी और विलंब के अविलंब लागू किया जाए। यह महिलाओं पर किया गया कोई एहसान नहीं है, बल्कि यह उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। यह केवल किसी एक अकेले व्यक्ति की ही जीत नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की जीत है। जब एक महिला सशक्त होती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है। जब हजारों महिलाएं सशक्त होती हैं तो पूरा देश आगे बढ़ता है। तमिलनाडु की राज्य सरकार केंद्र सरकार से पुरजोर आग्रह करती है कि महिलाओं के आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की जटिल प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर जो अनावश्यक देरी हो रही है, उसके कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक को और अधिक टाला न जाए। इसके बजाय इसे यथाशीघ्र धरातल पर उतारने और लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सभी आवश्यक संवैधानिक और कानूनी कदम उठाने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिसीमन से जुड़ी एक परामर्श बैठक तमिलनाडु के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के साथ तमिलनाडु सरकार के सहयोग से और हमारी अध्यक्षता में 8 अगस्त 2026 को कलैवानार अरंगम में आयोजित की गई थी। उस बैठक में तमिलनाडु के सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 11 सदस्य, विदुथलाई चिरुथैगल काची के 2 सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सदस्य, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य और मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्य सहित 6 पार्टियों के सदस्य शामिल हुए। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में परिसीमन के विषय पर काफी विस्तार पूर्वक और गहन चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान विशेष रूप से परिसीमन के कारण तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों पर पीडीडीएच ने वाले संभावित प्रभावों और उन समस्याओं के समाधान के उपायों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिसीमन के इस पूरे मामले के संबंध में राज्य की विधानसभा में एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में हमारा जो प्रथम आम चुनाव था वह वर्ष 1922 में संपन्न हुआ था। तत्पश्चात प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाली जनगणना के आंकड़ों और विवरणों को आधार मानते हुए लोकसभा तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या का विधिवत पुनर्गठन किया गया और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष 1976-70 तक चुनाव संपन्न कराए जाते रहे। इस स्थिति में वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार जिन राज्यों ने जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है, उन राज्यों को परिसीमन की प्रक्रिया के कारण
लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या में किसी भी प्रकार की कमी न आए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह विशेष कानून पारित किया गया था कि आगामी 25 वर्षों की लंबी अवधि तक सांसदों की संख्या को केवल 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद उसी स्थिति को बरकरार रखते हुए 84वें और 87वें संविधान संशोधनों के माध्यम से 1971 की जनगणना को आधार मानकर लोकसभा सीटों की संख्या को स्थिर रखा गया। इन संशोधनों का मूल उद्देश्य उन राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो 25 वर्षों की समय सीमा तय की गई थी वह अब वर्ष 2026 में समाप्त होने जा रही है। इसी के मद्देनजर पिछले 50 सालों से लगी परिसीमन की रोक को हटाकर 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए अप्रैल 2026 में संसद में एक विधेयक पेश किया गया था, लेकिन वह विधेयक विफल रहा। अब एक बार फिर से केंद्र की वर्तमान सरकार के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या में 50% तक की भारी वृद्धि करने के उपरांत परिसीमन विधेयक को सदन में पेश करने की संभावित योजना के बारे में कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा चर्चा की जा रही है। इस आगामी प्रस्तावित विधेयक पर 8 अगस्त 2026 को माननीय सांसदों की विशेष बैठक में विस्तार से गहन विचार विमर्श किया गया। तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, यदि वर्तमान में पेश किया जाने वाला विधेयक पारित हो जाता है तो पहले तो हर राज्य के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या में 50% की वृद्धि होगी, लेकिन उसके बाद 2026 की जनगणना के बाद संविधान के अनुच्छेद 41(2)(a) के तहत राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा। ऐसा करने से दक्षिणी राज्यों के सांसदों की संख्या में भारी कमी आने की संभावना है। अंततः तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों के साथ जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया है, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बड़ा अन्याय होगा। वर्तमान में परिसीमन आयोग को एक सर्वशक्तिमान संस्था माना जा रहा है। सदन में यह विचार भी रखा गया कि इस असीमित शक्ति के बजाय अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल संसद के पास ही होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्य जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करके प्रगति कर रहे हैं। ऐसे में पिछले 50 वर्षों से लागू लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को यथावत बनाए रखने की सख्त जरूरत है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या 543 है, उसे ही स्थायी रूप से बरकरार रखा जाए। साथ ही विभिन्न राज्यों के मध्य सीटों के जो वर्तमान बंटवारे की व्यवस्था है उसे भी अपरिवर्तित रखा जाए और इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच जो अनुपात 2.21 का है उसे भी इसी स्तर पर निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। इस विषय के संदर्भ में संसद में आवश्यक और उचित वैधानिक संशोधन लाए जाने के विचार पर सभी की सहमति से एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण कानून को अमल में लाने में अब और अधिक विलंब न करते हुए वर्तमान 543 सीटों में से ही 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने और आगामी 2029 के संसदीय चुनावों से ही इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रस्ताव भी तय किया गया। इन्हीं महत्वपूर्ण कारणों से मैं तमिलनाडु विधानसभा के सभी दलों के सम्मानित नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के व्यापक हित में एकजुट हों और हमारे इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें। सीटों का परिसीमन और साथ ही महिला आरक्षण का महत्वपूर्ण मुद्दा, ये एक सरकारी विशेष प्रस्ताव है। तमिलनाडु समेत हमारे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का निर्धारण पिछले 5 दशकों से यानी 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया जा रहा है और उसी के अनुसार चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। आगामी अप्रैल 2026 के महीने में भारतीय संसद के भीतर पिछले 5 दशकों से परिसीमन प्रक्रिया पर जो रोक लगी हुई है उसे पूरी तरह से हटाने वर्ष 2011 की आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों को आधार मानकर नए सिरे से परिसीमन करने तथा लोकसभा में मौजूद सदस्यों की वर्तमान संख्या 550 से बढ़ाकर संख्या को बढ़ाकर 850 करने के उद्देश्य से सदन में पेश किया गया संविधान संशोधन विधेयक विफल रहा। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब हमें यह पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त संविधान संशोधन विधेयक को एक बार फिर से सदन में लाया जाने वाला है, यह एक कड़वा सच है
कि 1971 के बाद की किसी भी जनगणना के आधार पर यदि सीटों का परिसीमन किया जाता है तो तमिलनाडु सहित उन दक्षिणी राज्यों का संसदीय प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से प्रभावित होगा जिन्होंने जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार यह केंद्र सरकार का मुख्य कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले, अच्छी आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाले और बेहतर स्वास्थ्य एवं जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने वाले किसी भी राज्य को परिसीमन के कारण नुकसान न हो। इसी कारण से वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 543 को स्थायी बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों के मध्य सीटों के बंटवारे की व्यवस्था को यथावत और स्थायी रखने के लिए तथा लोकसभा और राज्यसभा के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बरकरार रखने के लिए 2.2 से 1 के अनुपात के स्तर को यथावत बनाए रखने और इसके साथ ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बिना किसी भी प्रकार की देरी किए वर्तमान में उपलब्ध 543 सीटों के आधार पर ही आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों में अनिवार्य रूप से लागू करने का पुरजोर आग्रह करते हुए तमिलनाडु की विधानसभा निम्नलिखित प्रस्तावों को सर्वसम्मति के साथ पारित करती है। हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लोकसभा के कुल सदस्यों की निर्धारित संख्या को 543 के आंकड़े पर ही पूरी तरह से स्थायी रखा जाना चाहिए। हमारा दूसरा बिंदु यह है कि विभिन्न राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का जो वर्तमान आनुपातिक प्रतिनिधित्व है उसे भी इसी स्तर पर ही स्थायी रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। और हमारा तीसरा बिंदु यह है कि तमिलनाडु विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि आगामी लोकसभा आम चुनाव और उसके बाद के विधानसभा आम चुनावों में महिलाओं को 1/3 सीटों के आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव किसी एक राजनीतिक दल का निजी प्रस्ताव नहीं है। यह तमिलनाडु के अधिकारों की स्थायी रूप से रक्षा और सुरक्षा करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसीलिए मैं सदन के सभी दलों के माननीय सदस्यों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.